मगध का शासक था धनानंद था, और धनानंद जो बहुत क्रूर टाइप का शासक है, बहुत गुस्से वाले टाइप का, गुस्से वाला। तो चाणक्य आता है मगध, और मगध में आने के बाद वो धनानंद से मिलने के लिए कहता है, और धनानंद से मिलने के लिए कहता है तो धनानंद अंदर व्यस्त होता है अपने दरबार में, दारू वारू पी के मस्त दारू पी के मस्त होता है। चाणक्य भाई साहब कौन बोले, चाणक्य क्या है? चाणक्य शिक्षक भी है, टीचर भी है, भाई साहब डॉक्टर भी है, ऑपरेशन भी करती है उसने, सिजेरियन सब लोग ने। ये किसने किया? चाणक्य ने। किसका हुआ पहली बार सिजेरियन? बिंदुसार की मां का हुआ था, बिंदुसार पैदा हुआ इससे। तो जो स्लो पोजीशन वाला कूद किया था उस वजह से चाणक्य को, जो बिंदुसार की मां थी वो खत्म हो गई थी, तो बिंदुसार हमेशा अपनी मां का जो ब्लेम रखता था चाणक्य के ऊपर रखता था, मेरी जो मां को चाणक्य की आदत है चुगलियां करना। दौर बदल चुका है पूरा, आज का पूरा दौर बदल चुका है। आज के टाइम में मोस्टली चुगलियां होती है, करता कौन है? लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं। कि भरोसे लायक कोई नहीं है यहाँ पे, आप किस पर भरोसा करके बैठ रहे हो सकता है जो आप जिस ज्यादा बैठ रहे हो वही आपके कमर से खंजर ठोकने वाला हो, ठीक है? तो अब जो मैं टॉपिक देखने वाले हैं, ये टॉपिक हमारा पेट का अगला टॉपिक है, मौर्य। देखो पेट में ना स्पेशल उन्होंने बोल रखा है, उन्होंने पेट में कितना पूछना है। उन्होंने पेट में जो बोला है मौर्य, उन्होंने बोला है कि हमें पूरे मौर्य से मतलब नहीं है, वो बोल रहे हैं उन्हें पूरे मौर्य से मतलब नहीं है। उन्होंने बोला है केवल मौर्य वंश, थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में, और जो उन्होंने स्पेशल टॉपिक दिया है मौर्य वंश में अशोक से स्पेशल पूछने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ ये चीज लिख के दी है, ये चीज उन्होंने लिख के दी है अपने सिलेबस में कि हम जो मौर्य वंश में पूछेंगे तो हम कहाँ से पूछने वाले हैं? अशोक से। तो इसलिए हम ज्यादा टाइम ना देते हुए, देखो ये जो वंश है ना मौर्य, ये मौर्य वंश है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। मैं बता दूं, अगर अदर एग्जाम में आप देखना चाह रहे हो, जैसे अगर आप कोई पीसीएस देखते हो, लोअर पीसीएस आरओ या आरओ यूपीएससी, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और मेरा खुद का मन होता है इस टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि मुझे खुद ये टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ इस टॉपिक को एक डीप लेके चलना, लेकिन दिक्कत क्या है? समय का अभाव है। समय के अभाव के कारण हम इस टॉपिक को एक केवल एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं अभी, कितना एग्जाम से आने वाला है इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मौर्य वंश। तो कोई भी वंश है तो ऐसे तो आया नहीं होगा, कोई भी वंश है ऐसे तो आया नहीं होगा। तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, आया कैसा, थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश जो आया हमारा, तो इसके बारे में कहा जाता है, कि ये जो आया था मौर्य वंश जो आया हमारा, तो ये कहां पर था? पहले ध्यान रखो मौर्य वंश है कहां पर, जो स्थापित हुआ मगध में स्थापित हुआ था मौर्य वंश हमारा, मगध में। तो मगध का शासक कौन था उस टाइम? मगध पर शासक कौन कर रहा था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, वो शासन कर रहा था कैसे? मगध पर। अब इस टाइम ये जो टाइम चल रहा है, जो सिकंदर का टाइम चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, सिकंदर का टाइम चल रहा है, और सिकंदर इस टाइम योजना बना रहा है भारत का आक्रमण करने की। मैं थोड़ा पीछे लेकर गया हूँ हिस्ट्री को, थोड़ा तो हिस्ट्री में थोड़ा पीछे लेकर जाना पड़ता है समझने के लिए कि ये क्या बताना चाह रहा है, क्या नहीं, कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं। तो इसमें क्या है, ये इस टाइम जो बातें आ रही हैं सिकंदर के बारे में बातें आ रही हैं। सिकंदर है विश्व विजेता बनने का सपना देखे हुए निकला हुआ है घर से अपने, कि हाँ उसे विश्व विजेता बनना है। अब एक है चाणक्य कौन है? जो चाणक्य कौन है? चाणक्य है तक्षशिला के टीचर है, तक्षशिला से एक टीचर है चाणक्य। तो वो किस तरह के टीचर है? एक इस तरह का टीचर है, अध्यापक है चाणक्य, कि वो देश हित में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे भारत को बचाया जाए। क्योंकि सिकंदर ने जो सपना देखा विश्व विजेता बनने का। और सिकंदर के बारे में कहा जाता है केवल 19 साल की उम्र में उसने सपना देखा, और 19 साल की उम्र में सपना देखने के बाद उसने विश्व विजेता बनने के लिए बाहर निकल पड़ा था। ये है सिकंदर, ठीक है? सिकंदर के बारे में हम ज्यादा क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा डीप जाता है, हिस्ट्री का हर टॉपिक अपने में बहुत ज्यादा डीप जाता है। तो उस डर की वजह से तक्षशिला से आता है चाणक्य। क्यों? क्योंकि वो चाहता है भारत पर कोई भी आक्रमण ना कर पाए। तो चाणक्य को पता चलता है इस टाइम मगध का शासक है धनानंद। कौन? मगध का शासक था धनानंद था, और धनानंद जो बहुत क्रूर टाइप का शासक है, बहुत गुस्से वाला। तो चाणक्य आता है मगध, और मगध में आने के बाद वो धनानंद से मिलने के लिए कहता है, और धनानंद से मिलने के लिए कहता है तो धनानंद
उस दौरान अंदर व्यस्त होता है अपने दरबार में, दारू वारू पी के न मस्त, दारू पी के मस्त मोला मजे कर रहा होता है। वो सामने उसके दारू पी रहा होता है, दासिया मतलब देखो पुराने लोग जो राजा वाजा थे, पुराने लोग मतलब राजा जो थे, उन लोगों का मनोरंजन का जो स्टाइल था वही था, दारू पीना, मतलब मदिरा पान, दूसरा नृत्य होते रहना। तो उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं। तो चाणक्य ने बोला कि मुझे मिलना है, धनान से मिलने दो भाई। दरबारियों से बोला, दरबारियों ने नहीं मिलने दिया कुछ देर तक। धनान को मतलब चाणक्य को गुस्सा आया, कहने लगा यार मैं मतलब तक्षशिला से आया हूँ और मैं एक गुरु हूँ। एक ईगो आ गया उसका टीचर वाला, क्या तो मैं गुरु, वो भी एक अच्छा ज्ञानी गुरु, और मुझे इंतजार करना पड़ रहा है किसका, धनानंद का। गुस्से में ना वो अंदर घुस गया, गुस्से में धनानंद वो चाणक्य जो है उसके दरबार में घुस गया धनानंद के। और जब उन्हें देखा तो वहां पे वो मतलब ऐश मौज कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है और दरबार में दासियां नृत्य कर रही। अब उसे देख के गुस्सा आ गया कि यार ये मतलब ये काम कर रहा है, कि मुझे लगा कुछ और काम कर रहा होगा। अब धनानंद को गुस्सा आया इस बात को कि इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया बीच में। धनानंद को गुस्सा किस बात पे आया कि मुझे इसने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो धनानंद ने से चाणक्य को धक्का दे दिया, और चाणक्य की जब धक्का दिया तो चाणक्य की चुटिया खुल गई। और चाणक्य उस टाइम कहता है मैं अपनी चुटिया उस दिन बांधूंगा जिस दिन तेरे वंश को विनाश कर दूंगा। उसी के बाद यहाँ से लौटते हुए एक बच्चा दिखता है, बहुत लंबी कहानी है, वो वही बाद में जाके चंद्रगुप्त बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं ज्यादा नहीं जा सकता, मेरे बहुत कम टाइम में ज्यादा कराना है। तो सबसे पहले बात आती है मौर्य वंश की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। मौर्य वंश की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मौर्य वंश की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन जिसे क्या बोलते हैं? नुमिस्मेटिक। सिक्कों का वैज्ञानिक अध्ययन, नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक दूसरा, देखो इससे क्या मौर्य के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। और इससे जो जानकारी मिलती है बहुत अच्छे लेवल तक इसके बारे में इससे जानकारी मिल जाती है। दूसरा इसके बारे में, इसके बाद है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों का वैज्ञानिक अध्ययन। अभिलेखों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के साहित्य स्रोत, जो जानकारी के साहित्य स्रोत है जिनके बारे में जिनसे जानकारी मिलती है। तो वो कौन सा है हमारा? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? राजनीति। राजनीति। हो सकता है जिस टाइम ये पुस्तक लिखी गई राजनीति और इकोनॉमिक्स एक ही पार्ट रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो अर्थशास्त्र है पुस्तक का नाम है, किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और मौर्य वंश की जानकारी के 2/3 जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। मौर्य वंश की 2/3 जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। लेखक कौन है इसके? कौटिल्य। कौटिल्य का नाम दूसरा विष्णुगुप्त मिलता है, चाणक्य मिलता है, ठीक है, राधागुप्त भी मिलता है। ये सब किसके नाम है? चाणक्य के, ठीक है। इंडिका पुस्तक, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ से है? सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का प्रतिनिधि था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। इसका लेखक कौन है इंडिका पुस्तक का? मेगास्थनीज। अगली पुस्तक है एक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसका लेखक कौन है? विशाप दत्त। इसका लेखक कौन है? विशाप दत्त। ये अगर इसके बारे में यही पूछ लिया जाए, ये मुद्रा राक्षस लिखी किस टाइम गई है? मुद्रा राक्षस किस टाइम लिखी गई है? मुद्रा राक्षस आपकी लिखी गई है गुप्त काल के दौरान, ठीक है। देखो वही मैंने बताया, चंद्रगुप्त अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित करके चाणक्य की सहायता से 322, बस ये याद रखो क्या है, 322 ईस्वी को, 322 ईसा पूर्व को मगध की गद्दी पर बैठा। मगध, देखो मगध जो क्षेत्र है बहुत ताकतवर है क्षेत्र था, ठीक है। जब हमारी वो जो क्लास चले ना, सेपरेट क्लास चल रहे हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उनमें हम बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक, और कर भी रहे हैं हम। जो हमारी क्लास पुरानी क्लास पढ़ी है उनमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करे भी हैं सारे टॉपिक, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा हम चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त ने 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना प्रथा द्वारा प्राण त्याग दिया। सल्लेखना प्रथा, सल्लेखना प्रथा क्या मतलब? सल्लेखना, भूखे हुए प्यासे रहकर, भूखा हुआ प्यासे रहकर प्राण त्याग दिया किसने? चंद्रगुप्त ने। तो मतलब सल्लेखना प्रथा है किसमें? जैन धर्म में। सल्लेखना प्रथा जो है हमारी किसमें है? जैन धर्म में सल्लेखना प्रथा। तो किसने प्राण त्याग दिए थे सल्लेखना प्रथा से? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इससे क्लियर होता है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई सारी स्टेटमेंट है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ ने शूद्र बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, कहा भी जाता है पहला शूद्र शासक जिसने पूरे भारत का शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य। एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये बन जाए, पहली बार
एकत्रित भारत कब हुआ? एकत्रित भारत, पूरे भारत पर शासन करने वाला पहला शासक कौन था जिसने पूरे भारत को एकत्रित कर दिया? भाई साहब मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने पूरे भारत को एकत्रित कर दिया था, पूरे भारत को एकत्रित कर दिया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, बहुत, एक छोटे से टॉपिक नहीं है ये, बहुत बड़े टॉपिक है। इसलिए हम केवल अभी कितना देख रहे हैं, हमें जितना जरूरत है केवल उतना। हम फालतू की चीज अभी छोड़ते चल रहे हैं, फालतू फालतू की चीजों पर हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं। इसलिए हम उन कुछ टॉपिक हैं उन्हें छोड़ते चल रहे हैं। जब हमारी सेपरेट क्लास चलेंगे उस तरफ हम इन्हें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगले हमारे कौन है? बिंदुसार। 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। देखो बिंदुसार की कहानी सुन लो। बिंदुसार का बिंदुसार नाम क्यों पड़ा? इसके पूरे शरीर पे क्या थे? धब्बे थे, दाग थे काले काले। था क्या, कहानी क्या है? थोड़ी सी कहानी जान लो, ज्यादा नहीं। जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त को चाणक्य बचपन से ही स्लो पॉइजन देता था। स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन मतलब धीरे धीरे जहर खिलाता था डेली, कभी दूध में कभी खाने में देता था, हमें तो बचपन से दिया उसने। क्यों? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि चाणक्य को डर लगता था कहीं कहीं चंद्रगुप्त को विष कन्याएं ना मार दे। विष कन्याएं, पहले उस टाइम विष कन्याएं हुआ करती थी। विष कन्याएं क्या होती हैं? जो जिनके अंदर जहर होता है। और जो चंद्रगुप्त था, जो चंद्रगुप्त था वो कन्या मतलब सुंदरता का मुहिम था, मतलब सुंदरता देखिए फिसल गया, ये हाल था इसका। अब एक दिन क्या हुआ, जो बिंदुसार की माँ थी, अब ये दोनों जिस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो दूध लेके जो चाणक्य ने दूध दिया था उसके लिए, चंद्रगुप्त के लिए, वो गलती से बिंदुसार की माँ ने पी लिया। अब वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो वो जब दूध उसने पी लिया, अब क्या हुआ कि प्रेग्नेंट थी और लास्ट टाइम चल रहा था, तो उस दौरान उसे उनकी डिलीवरी करनी पड़ी, सिजेरियन। पूछा जाता है, अगर पूछा जा सकता है, नॉर्मल सी बात, पहली बार सिजेरियन किसका हुआ? सिजेरियन मतलब ऑपरेशन के द्वारा पहला बच्चा होने वाला कौन था? वो भी कौन था? बिंदुसार। करा किसने था? चाणक्य। देखो चाणक्य भाई साहब कौन कौन है? चाणक्य क्या है? चाणक्य, चाणक्य शिक्षक भी है, टीचर भी है, भाई साहब डॉक्टर भी है, ऑपरेशन भी कर दिया उसने, सिजेरियन जिसे बोलते हैं। ठीक, किसने किया? चाणक्य ने। किसका हुआ पहली बार सिजेरियन? बिंदुसार की माँ का हुआ था, बिंदुसार पैदा हुआ था इससे। तो जो स्लो पोजिशन वाला दूध पी लेता, उस वजह से चाणक्य को, जो बिंदुसार की माँ थी, वो खत्म हो गई थी। तो बिंदुसार हमेशा अपनी माँ का जो ब्लेम रखता था, चाणक्य के ऊपर रखता था, मेरी जो माँ खत्म हुई चाणक्य की वजह से, और मेरे जो शरीर पे दाग है वो चाणक्य की वजह से है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे पुराणों या ब्राह्मण ग्रंथ में अमित्र घात, इसे पुराणों या ब्राह्मण ग्रंथ में इसे अमित्र घात कहते हैं। और यूनानी ग्रंथों में, अगर इसके बारे में और जाने, यूनानी ग्रंथों में इसे जो बोलते हैं अमित्रोचेटस, अमित्रोचेटस कहा जाता है। ठीक है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत बनाकर दरबार में भेजा था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत बनाकर दरबार में भेजा था। किसके? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, आगे देखते हैं। 273 से 269 ईसा पूर्व, 273 से 269 ईसा पूर्व बिंदुसार ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। हुआ क्या था, जब बिंदुसार का लास्ट टाइम चल रहा था, तो देखो बिंदुसार के ना, इसने बहुत सारी शादियां की। इसका काम क्या था? आराम से दारू वारू पी के मस्त रहना और शादियां करना। इसके जो बच्चे हैं, कहा जाता है इसके जो बच्चे थे 101, 101, 101 बच्चे थे इसके। ठीक है, वो जो भी कहानी अशोक के साथ जुड़ने वाली है, तो ये अशोक को कभी भी, ये अशोक को नहीं चाहता था अशोक उत्तराधिकारी बने, मतलब राजा बने। अशोक जो बेटा था इसका दूसरे नंबर का था, अशोक जो बेटा है वो दूसरे नंबर का है। तो ये चाहता जो इसका बड़ा भाई है वही शासक बने। लेकिन अशोक अपने आप को हर बार प्रूव कर रहा था कि हाँ मैं हूँ शासक बनने लायक। तो इसलिए अशोक ने क्या करा, इसे बाद में कैदी बनाया। कैदी बना के तो मारा नहीं, 4 साल के लिए राष्ट्रपति बना दिया लास्ट में, और इसकी सेवा के लिए बहुत सारे लोग नियुक्त किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हमें अशोक, जो हमें स्पेशल देखना है। अशोक 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। अशोक दीपवंश महावंश, दीपवंश व महावंश अशोक की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। दीपवंश व महावंश अशोक की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। आगे देखो, 1837 में जेम्स प्रिंस, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पर अंकित ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, अशोक के शिलालेखों पर अंकित ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किस वर्ष पढ़ा? 1857 में पढ़ा। 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखो अशोक के ना कई सारे नाम हैं, अशोक के ना आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे, अशोक के आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है। जो चंडाशोक पहला नाम है इसका चंडाशोक, चंडाशोक इसका नाम क्यों पड़ा था, चंडाशोक अशोक का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है एक बार 500 महिलाएं बैठ के, 400-500 महिलाएं बैठ के अशोक की बुराई कर रही थी, चुगली कर रही थी अशोक की। अशोक को पता चल गया, इसे गुस्सा आ गया, इससे जब गुस्सा आया तो इसने क्या करा, उन जितने भी 500 महिलाएं थी उन्हें जिंदा जलवा दिया। अशोक को कतई पसंद नहीं था महिला जो इसकी कोई चुगली करे, और औरतों की बड़ी गंदी आदत होती है, औरतें रही लड़कियां रही, इनकी बड़ी गंदी आदत होती है कि चुगलियां करना, चुगलियां करना। और आज के टाइम में तो अगर आप कहो ना कि लड़कियों की, मेरा मानना ये कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों की आदत है चुगलियां करना। दौर बदल चुका है पूरा ही, आज का पूरा दौर बदल चुका है। आज के टाइम में मोस्टली जो चुगलियां होती हैं करता कौन है, लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं, क्योंकि भरोसे लायक कोई नहीं है यहाँ पे। आप किस पे भरोसा करके बैठ रहे हो सकता है जो आप जिसके साथ आप बैठ रहे हो वही आपके कमर पे खंजर खोपने वाला हो, ठीक है। तो आज के टाइम में चुगलियां करते हैं, कौन ज्यादा करते हैं, अगर आज के टाइम में शौक होता तो महिलाओं को नहीं जलवाता, वो आदमियों को जलवाता कि तुम आ जाओ, तुम्हें बड़ी लग रही है चुगली करने की, तुम्हें जलाता हूँ रख के, ठीक है। तो वो आदमी को जलाता। आज के टाइम में सबसे ज्यादा चुगलियां कौन करते हैं, आदमी करते हैं, ठीक है। ओनली ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक, अशोक का जो राज्याभिषेक का हुआ 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करा। कलिंग पर जो आक्रमण है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, और एक मिनट, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, दूसरा इसकी दो लाइन आती हैं, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद और राज्यारोहण के, राज्यारोहण के, राज्यारोहण के कितना हो गया हमारा 269 है ना, 269 और 3 4 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 वर्ष बाद राज्यारोहण के 12 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण करा। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण करा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, राज्याभिषेक के कब और राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण करा, क्योंकि कलिंग का जो आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो अशोक के बृहस्पति शिलालेख है, 13 बृहस्पति शिलालेख है, सॉरी 14 बृहस्पति शिलालेख है, इनमें इसका जो वर्णन मिलता है 13वें बृहस्पति शिलालेख में। और अशोक का जो सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति शिलालेख है भाई साहब, वो भी 13वां बृहस्पति शिलालेख है। अशोक का जो सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो भी आपका 13वां बृहस्पति शिलालेख है। वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के 13वें बृहस्पति शिलालेख, जो देखो मैं बता ही रहा था, अशोक के 13वें बृहस्पति शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी दी गई है। अशोक के 13वें बृहस्पति शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी दी गई है। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। जो अशोक था प्रारंभ में बौद्ध धर्म, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त आपका जैनी और बिंदुसार का कुछ क्लियर नहीं, वो दोनों मानता था। और ये आपके पहले ब्राह्मण था, लेकिन बाद में इसने क्या करा कि बौद्ध बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था उन्होंने। देखो एक चीज बताऊं मैं अशोक के बारे में, अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है, लेकिन वो जैन धर्म वालों का भी सम्मान करता था। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था लेकिन जैन धर्म वालों का भी पूरा ही सम्मान करता था। इसके आपको साक्ष्य मिलते हैं, इसके साक्ष्य हैं वो मैं आपको बताऊं तो इन्होंने एक गुफा थी, जो गुफा थी जो जैन तीर्थकर को जो जैन थे उनके जो जैन धर्म के थे उन लोगों को दान में दी थी, ठीक है। इसलिए क्या है किसी पता चलती है कि ये जैन धर्म का भी सम्मान करता था। हाँ, अशोक ने आजीवक संप्रदाय, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को बराबर पहाड़ियां जो झारखंड में पड़ती हैं, बिहार में झारखंड में पड़ती थी बराबर की पहाड़ियां, वो उन्हें दान में दी थी। किन्हें किन्हें आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय किससे है, जैन धर्म से। इसके जो संस्थापक है माकली पुत्र गोसाल, ठीक है, माकली पुत्र गोसाल महावीर के फ्रेंड थे, ठीक है। तो इतना देखिए, अभी और आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं है, बस थोड़े रह गए, आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, अगले जो टर्म है इसमें वो देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, अशोक ने, देखो अशोक ने क्या है जो श्रीनगर स्थापित किया था, वो किसने स्थापित किया था, अशोक ने स्थापित किया था श्रीनगर।
इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्हण की एक पुस्तक है राजंत्र रंगणी। कौन सी? राजंत्र रंगणी पुस्तक है किसकी? कल्हण की। उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो श्रीनगर स्थापित करा था वो अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने अपने राज्यारोहण के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। पूछ लेते हैं भाई साहब, अशोक ने अपने राज्यारोहण के कौन से वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? 14वें वर्ष। ठीक है, धम्म महामात्र कौन होते हैं? धार्मिक अधिकारी। ठीक है, एक टर्म फेमस है मौर्य धर्म में, मौर्य वंश में, अनुसंधान। अनुसंधान मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों की धार्मिक यात्रा को अनुसंधान कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारी हुआ करते थे उनकी धार्मिक यात्रा को क्या बोलते थे? अनुसंधान कहा जाता था। अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के मैंने बताया 14 शिलालेख है। ठीक है, तो पहले शिलालेख में क्या बोला गया? पशु बलि की जो पशु बलि है, जैसे पशु बलि देते हैं, ठीक है, बकरी की बलि देना, इसकी निंदा की गई। उसने कहा कि भाई साहब इनकी बलि ना दी जाए, सब मना कर दिया। ठीक है, दूसरा उसने कहा सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक ने बोला जितने भी इस दुनिया में मनुष्य हैं वो मेरी संतान है। किसमें कहा है? पहले शिलालेख में कहा है। अशोक ने क्या? पशु बलि की निंदा की है। दूसरा, सभी मनुष्य मेरी संतान है, पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में क्या कहा है? पशु चिकित्सक मानव चिकित्सक व लोक कल्याणकारी कार्य। पशु चिकित्सक के बारे में बोला है, दूसरे में मानव चिकित्सक के बारे में बोला है, और तीसरा लोक कल्याणकारी कार्य के लिए बोला है। कौन से? दूसरे में। ठीक है, तीसरे शिलालेख में युक्तक रज्जुक व प्रादेशिक अधिकारियों को दौरा करने के लिए कहा है। युक्तक प्रादेशिक अधिकारी और रज्जुक को दौरा करने के लिए कहा है इन्होंने। ठीक है, अगला है हमारा फोर्थ शिलालेख, धर्मांचरण के बहरीनाथ द्वारा धर्म का उद्घोष। फोर्थ शिलालेख में क्या कहा है? धर्मांचरण के बहरीनाथ द्वारा धर्म का उद्घोष। ठीक है, तो कुछ चीज क्या होते हैं हिस्ट्री में ना, कुछ चीज रटने की होती है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसका अर्थ क्या है क्या नहीं, बस याद कर लो भाई, रट लो। तो स्क्रीनशॉट मारो यहाँ का और नोट कर लो कि हाँ ये चीजें इसमें ये चीज कही गई है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? फिफ्थ शिलालेख में क्या है? महापात्रों की नियुक्ति। फिफ्थ शिलालेख क्या कहता है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति। कौन सा? फिफ्थ शिलालेख, धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अगला है हमारा सिक्स्थ शिलालेख, आत्मनिर्णय की शिक्षा। सिक्स्थ शिलालेख है उसमें आत्मनिर्णय, जो आपके आत्मनिर्णय लेने हैं उसके लिए शिक्षा दी जा रही है। किसमें? छठे शिलालेख में। अगला है आपका सातवां शिलालेख, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। मतलब जितने भी संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म हैं उन सबके लिए एक समान भावना, सम्मान करना एक दूसरे का, सभी धर्मों का। ठीक है, अगला आठवां शिलालेख के क्या है? सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया। आठवें शिलालेख में जो अशोक सम्राट है, उसकी धर्म यात्रा, उसने कहाँ कहाँ पे धर्म यात्राएं की हैं उनका उल्लेख किया जा रहा है। कौन से में? आठवें शिलालेख में। आठ से मतलब आठ कहाँ घूम रहे हो, आठ से मतलब कहाँ घुमा अशोक ये सम्राट। ठीक है, नौवां शिलालेख, नौवे में क्या है? धम्म समारोह की चर्चा। नौवे में क्या है? आपने जो भी धम्म किए हैं, ठीक है, उनकी चर्चा, धम्म समारोह की चर्चा। अगला क्या है? 10वां शिलालेख। 10वें शिलालेख में धम्म नीति के श्रेष्ठतम बल दिया गया है। 10वें शिलालेख में जो धम्म नीति है, धम्म नीति के श्रेष्ठतम पर बल दिया है, बल। ठीक है, 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख सर्वधर्म संभाव व स्त्री महामात्र की चर्चा। सर्वधर्म संभाव, यहाँ भी ऊपर भी ये बात कर रखी है, इसमें भी सभी संप्रदाय को सम्मान करना है, इसमें भी वही चीजें, सर्वधर्म संभाव व स्त्री महामात्र की चर्चा। ठीक है, अगला जो 13वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इतने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो ना उतना लगा, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा? 13वां बृहस्पतिलेख। इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन करा गया। 13वां बृहस्पतिलेख है। इसी में क्या है? इसके बताया गया राजा जो अशोक सम्राट है, इनके जो विदेशी शासक हैं, विदेशी राजा हैं, उनसे मित्रता थी। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया? नंद राज्य के राजा होने का उल्लेख बताया गया है। जो नंद राज्य है उसके राजा होने का उल्लेख बताया गया है। लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, कौन से? कलिंग युद्ध में ये चीज बताई गई है। अशोक के परित्याग का भी उल्लेख यही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अशोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको। अशोक के बारे में कहा जाता है अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी में बैठा था। लेकिन बात ये आती है 5वां शिलालेख है इसका, अगर हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं,
5वें 4थे शिलालेख में इसके भाइयों का उल्लेख मिलता है बहुत सारे, जो अशोक के भाई हैं। तो कहा यह जाता है अशोक ने केवल उन्हीं भाइयों को मारा था जो अशोक का विरोध कर रहे थे, हर एक को नहीं मारा था। जो अशोक का विरोध कर रहे थे राजा बनने बनने तो उसने क्या करा, अशोक ने उन सबको मारा। ठीक है, बस कुछ को ही मारा है, ज्यादा भाइयों को नहीं मारा, लेकिन कहा यह जा गया कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 शिलालेख जो लास्ट है, लोक कल्याण की बात की गई इसमें, लोक कल्याण की। अगला क्या है, मौर्य प्रसाद। देखो कुछ टर्म है, पूछ लेते हैं किसका अर्थ क्या था। मौर्य प्रसाद, अध्यक्ष, वर्णाध्यक्ष, जो पठाध्यक्ष, ये किस विभाग से संबंधित था, पठाध्यक्ष, वाणिज्य वाणिज्य अध्यक्ष, वाणिज्य अध्यक्ष हुआ करता था पठाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष, मापतोल अध्यक्ष हुआ करता था, मापतोल अध्यक्ष। सोनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, कौन, सोनाध्यक्ष। सोनाध्यक्ष कौन होता, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष किसका, किस विभाग से संबंधित था, टकसाल से। नवाध्यक्ष किस विभाग से संबंधित था, नाव विभाग से। नवा मतलब नाव, सीधी सी बात है, नवा मतलब नाव। विविधता अध्यक्ष मतलब चारा का अध्यक्ष। विविधता अध्यक्ष किसका था, चारा के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कुछ अभी शुरू में तो पढ़ा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की, देखो अशोक ने आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय किससे, जैन धर्म से है। ठीक, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियां, बिहार में झारखंड, बराबर की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, बिहार में झारखंड में पड़ती हैं, दान में दे दी थी, जिससे क्लियर हो गया कि ये जैन धर्म का भी सम्मान करता था। ठीक है, दूसरा क्या है, जो कितने लेख हैं, 7। एक चीज है कि क्या, 7 स्तंभ लेख भी हैं, 7 स्तंभ लेख भी हैं अशोक के, अशोक के 7 स्तंभ लेख भी हैं। ठीक है, अगर देखो मैं इन सबके नाम लिखवा हूँ बहुत दिन प्रशासन में, तो सब तो नहीं लिखवाए जा रहे। ठीक है, कुछ चीजें अपने पास से कर लो, कुछ चीजें अपने पास से भी की जाती हैं। ठीक है, तो जो इसके साथ जो लेख हैं, अगर इनकी लंबाई की बात की जाए, इनकी ऊंचाई कितनी, 50 फीट के आसपास, 50 फीट, 30 लिख रहा हूँ, 50 बोल रहा हूँ, 50 फीट के आसपास, 50 फीट। ठीक है, 50 फीट इनकी इसकी लंबाई है। ठीक है, जो अशोक के जो ये ना कि आपके ध्यान रखना, अशोक के जितने भी लिखते हो एकात्मक पत्थर पे लिखे हुए थे, एकात्मक पत्थर। और एकात्मक पत्थर क्या होता है, जो एक ही पत्थर पे कटा होता है, एकात्मक पत्थर पे लिखे, मतलब एक ही पत्थर, उस पत्थर में कोई दूसरे पत्थर ना जुड़ा हुआ, उसे बोलते हैं एकात्मक पत्थर। ठीक है, तो जो इसके शिला जो स्तंभ लेखे वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने आपको ज्यादा कुछ लिखा है नहीं, उनके बारे में कुछ लिखा तो कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा मौर्य हो गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो गुप्त है, और जल्दी ही इसके बाद जैसे क्लास लाइव होगी, जैसे क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद तुरंत ही वो क्लास भी अपलोड कर दी जाएगी कुछ टाइम बाद। तो वीडियो को थोड़ा भाई शेयर कर दो। ठीक है, देखो हमने केवल उतना ही ले रहे हैं जितना जरूरत का है, फालतू की बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फालतू की बातें ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं, जितना एग्जाम ओरिएंटेड जरूरत है उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा शेयर करो। ठीक है, और थोड़ा कमेंट वमेंट करो भाई, कुछ बताओ, कुछ कमियां हैं तो वो बताओ, मैं जिसमें सुधार करूँ भी आगे, कमियां हैं वो बताओ। और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना कर दो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, थैंक यू।